हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 12वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी विचारक, विश्वास और इमारतें। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट थर्ड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखकर ही आप पूरा कर लो चैप्टर, आपको बुक करने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए आपको अच्छे से चैप्टर कवर होना, वीडियो अच्छे से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने देख ली तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर बच्चे आपने उन क्वेश्चन का आंसर सही दिया ना, तभी वीडियो को कंटिन्यू करना, नहीं तो दोबारा जाकर वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख कर आना। ठीक है। वैसे तो मेरे को पूरा विश्वास है आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखी होगी, और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनका आंसर आपको आता होगा। ठीक है। ओके। तो और जिसका आंसर सही होगा और सबसे पहले आएगा, मैं कमेंट को हार्ट दे दूंगा और पिन भी कर दूंगा। तो चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारे गौतम बुद्ध है उनको निब्बान कहाँ प्राप्त हुआ था। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। मतलब मैं वैसे इजी क्वेश्चन देता हूँ, बट पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा बढ़िया दिया है कि आप ये बताओ कि गौतम बुद्धा को निब्बान कहाँ प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्धा जी ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिया था। तीसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्धा जी कहाँ, मतलब उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मेरे को स्तूप में और मोनेस्ट्री में डिफरेंस बताओ। एक होता है ना गौतम बुद्धा जी का मंदिर, और एक होता है स्तूप जो बुद्ध से जुड़ा हुए होते हैं। अब उनका दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं वो मेरे को बताओ। और लास्ट क्वेश्चन आप मेरे को बताओ कि गौतम बुद्धा जी का जन्म कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, और अगर आप बता पाओ कि उस दिन क्या था तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बताने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है। और बिना आंसर करे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना बच्चे, धोखा दे रहे हो आप, मेरे को भी दे रहे हो, अपने आप को भी दे रहे हो, तो ऐसा मत करना। ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्तूपों की संरचना। बाकी सारे के सारे टॉपिक हम देख चुके थे, तो चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्तूप का मतलब क्या होता है, ये वैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, बट जिन बच्चों को नहीं पता मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप और बुद्ध की मोनेस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। मोनेस्ट्री वो होती है जहां पर बुद्ध की मूर्ति होती है, लोग पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है। बट स्तूप क्या होती है, ये वो जगह होती है जहां पर जमीन के नीचे बौद्ध से जुड़ी हुई या बौद्ध के अंश से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज जो है वो दफनाई जाती है। उस पर जो टीला बनाया जाता है उसे ही हम स्तूप कहते हैं। यस और नो, समझ आ गया। जैसे सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, उन स्तूपों के नीचे है ना गौतम बुद्धा जी से जुड़ी हुई, हमारे गौतम बुद्ध जी से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो हैं वो दफनाई गई है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी टॉपिक पे। सबसे पहले स्तूप की संरचना, यानी स्तूप जो है वो कैसे बनाया जाता था, स्तूप के बारे में बताओ कि उनमें कौन कौन सी चीजें होती है ना। और मतलब ये जो टीला होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। उसके ऊपर एक छतरी भी होती है, उसे क्या कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम इस वाले टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्तूप है ना एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है टीला। ठीक है। और ये टीला जो है ना वो गोलार्ध गोलार्ध टाइप से बनाया जाता है, जिसको हम अंड कहा जाता है, अंड कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ पिक्चर में, ये आप देखो, ये गोले के टाइप का बनाया जाता है जिसको हम अंड कहते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि धीरे धीरे इसकी संरचना जो है वो जटिल हो गई, जिसमें कोई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। इसका मतलब है कि पहले तो सिर्फ अंडी होता था, उसके बाद ये ऐसे खंबे वगैरह खड़े कर दिए गए, है ना। मतलब जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ है ना, इसकी जो आकार है वो और ज्यादा जटिल होता गया, इसकी संरचना और ज्यादा जटिल हो गई। अंडे के ऊपर है ना एक हर्मिका है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का घर का प्रतीक था। ठीक है। तो ये जो है ना, ये ये देवताओं के घर का प्रतीक था, और उसके ऊपर एक छतरी थी। ठीक है। जिसको हम क्या कहते थे, मस्तूल कहते थे। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि यष्टि कहते हैं, जिस पर एक छतरी लगी होती है। ठीक है। यानी हर्मिका के ऊपर ये लगा हुआ होता है। ठीक है। जिसको हम मस्तूल कहते हैं, यष्टि भी कहते हैं जिसको, और उसके ऊपर एक छतरी लगी हुई होती है। ये बात बताई गई है। ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पर देवी देवता का घर है, उसके ऊपर ये स्तूल निकल रहा है, और ये स्तूल के ऊपर एक छतरी वगैरह है। ठीक है। और ये स्तूल को हम इष्टि भी कहते हैं। चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको बता दूं कि ना पहले जो टीले वगैरह थे, यानी पहले जो हमारे स्तूप वगैरह थे स्टार्टिंग में, उसमें क्या होते थे, ज्यादा नक्काशी नहीं करी गई थी। ठीक है। पर धीरे धीरे बाद में क्या हो गया कि स्तूप पे भी नक्काशी, यानी ये जो अंड है ना, यहाँ पर भी नक्काशी की जाने लगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्तूप है हमारा, पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है। वहां पर क्या है कि स्तूपों पर भी ताक और मूर्तियों के उत्कीर्ण करने की कला को काफी, मतलब बेसिकली जो हमारे पेशेवर का जो पेशावर यानी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है आज, तो वहां पर जो स्तूप है ना, वहां पर ताक और मतलब मूर्तियां वगैरह बनी हुई है अंड पे यानी स्तूप पे। ठीक है। बट स्टार्टिंग के जो हमारे सांची और बरहुत था ना, वहां पर उतने डिजाइन नहीं थे स्तूप पे। डिजाइन जो भी थे, मूर्तियां वगैरह या जो भी चित्रण वगैरह किया गया था ना, वो वेदिका में अंदर की साइड में या तोरण द्वार पे, यानी जो गेट होता है ना हमारे स्तूप का, है ना, जो ये सारे के ये गेट होते हैं,
उस पे किए गए थे जो भी नक्काशी करी गई थी। बट अगर हम बाकी जो बाद के टाइम की बात करें तो वहाँ पर स्तूप पर भी नक्काशी करी गई थी। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ आ गई। अब थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। यह पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के काट के घरों के समान होती थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार खूब नक्काशी, वही बात बताई गई है कि जो अंड होता है उसके चारों ओर क्या थे, बहुत सारे तोरण द्वार वगैरह भी थे। ठीक है, और उन पे बहुत अच्छी नक्काशी करी गई थी। ठीक है जी, चलो। और जो पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरों के समान होती थी, मतलब इसके अंदर एक वो वेदिका होती थी, उसके आसपास बहुत सारे अलग अलग जो है और छोटी छोटी वेदिकाएं बनाई गई थी। ठीक है, पत्थरों की वेदिकाएं। चलो जी, आगे आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली अगर आप देखोगे ना स्तूप को, तो है ना बहुत सारे जो लोग हैं ना वो यहाँ से ईस्ट की साइड से एंट्री करते थे। ठीक है, और ईस्ट साइड से एंट्री करके क्लॉकवाइज घूमते थे। जैसे वो नहीं घूमती घड़ी, घड़ी तो ऐसी घूमती है ना इस तरफ से, तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमते थे तो ऐसा लगता था कि वे सूरज के जो पथ है ना उसके ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। देखो यही बात लिखी हुई है कि उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाई तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मतलब ऐसे की तरफ परिक्रमा करते थे मानो वह आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो, मतलब बेसिकली सूरज के पथ पे चल रहे हो, है ना, क्योंकि सूरज ईस्ट से निकलता है तो ऐसे सूरज की तरफ, ये सूरज के ऐसे परिक्रमा करते हुए कर रहे थे। ठीक है, चलो ये बात आपको पता चल गई। दो तीन वर्ड मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले अलंकार का मतलब होता है आभूषण। कहाँ लिखा हुआ है अलंकार? आभूषण। आभूषण का मतलब चित्र वित्र, है ना, क्योंकि एक स्तूप के लिए आभूषण क्या है, उसके चित्र वगैरह ही है ना, उसकी नक्काशी वगैरह ही उसका आभूषण है। ठीक है, तो अलंकार का मतलब ये होता है। आई होप आपको पता हो। हिंदी में वैसे जिन बच्चों के पास हिंदी है उनको अलंकार का मतलब और अच्छे से पता होगा। चलो, बाकी मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल हम ज्वाइन कर लेना। आगे बचा हुआ है, डोंट वरी, टॉपिक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नोट्स वगैरह मैं यहीं पर दूंगा, और अगर यहाँ नहीं दे पाया, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट वगैरह चेक कर लेना। वैसे इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें वैसे यहाँ लिखा है 439, बट 1400 1500 बच्चे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं नोट्स वगैरह और एमसीक्यू वगैरह भी पूछ लेता हूँ, वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, और वेबसाइट भी बना रखी है। मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना गूगल पे तो सामने वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कुछ खुलेगा। अभी आप क्लास 12 पे क्लिक करोगे ना तो कुछ खुलेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने क्लास 12 का पेज बनाया नहीं है ना। देखो कुछ खुल नहीं रहा, वह वही पेज खुल रहा है बार बार। तो अभी बनाया नहीं है, बट डोंट वरी, मैं जल्दी बना दूंगा, क्योंकि मैंने 4 5 चैप्टर के नोट्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब उसको अपलोड वगैरह करना है तो मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय द वे वेबसाइट पे जाओगे ना तो एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन भी मिलेगा। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी है ना नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं। आपको देख ही लिया होगा आपने, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है नोट्स सेल भी करते हैं। ठीक है, और उनके नोट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक छुड़े हुए होते हैं, बट मैं क्या करता हूँ हर एक चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो अच्छे नंबर लाए। अच्छे नंबर से मेरे कहने का मतलब 100 आउट ऑफ 100 है। तो मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूँ, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड कवर करवाता हूँ। मतलब मैं, आप किसी के भी नोट से कंपेयर कर लेना, एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं मिलेगा मेरा। ठीक है, एक्स्ट्रा हो सकता है, और वो भी एक्स्ट्रा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, बट कोई चीज़ छुड़वाता नहीं हूँ मैं, और नोट्स एकदम परफेक्ट बनाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने में ही 4 5 दिन लगते हैं एक चैप्टर के। ठीक है, ऐसी बात नहीं है मेरे को चैप्टर आता नहीं है, पता नहीं कब से पढ़ रहा हूँ मैं चैप्टर, कितने साल हो गए मेरे को ये चैप्टर पढ़ते हुए, बट फिर भी मैं बिल्कुल बुक सामने रख के, बुक की पीडीएफ रख के, हर एक चीज़ को अंडरलाइन करके फिर उसको टाइप करता हूँ। ठीक है, तो देखो वैसे मैं ये नोट सेल भी कर सकता हूँ, बट यार पता है क्या होगा, इसकी वजह से अगर मैं सेल करूंगा ना नोट्स, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मान लो जिनके लिए बहुत ही, अगर मैं नॉमिनल प्राइस भी रखूं तब भी इनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं रखता ही नहीं प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो सपोर्ट करना चाहता है, तो आप सपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे दे रखा है पेटीएम वगैरह का, तो आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। और जो बच्चे थोड़ा फाइनेंशियली मतलब स्टेबल नहीं है, वीक है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आओ। जो एक शांति प्राप्त होगी ना मेरे को, मैं वो बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो सपोर्ट करना है तो 100 आउट ऑफ 100 लाओ, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। जो कर सकता है वो कर सक मतलब जो फाइनेंशियली कर सकता है सपोर्ट वो ठीक है, बट जो बच्चा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 आउट ऑफ 100 लाओ। मतलब आत्मा की क्या कहते हैं उसको, परम शांति प्राप्त हो जाएगी मेरे को, मुक्ति मिल जाएगी है ना, क्या महापरिनिब्बान, वो प्राप्त हो जाएगा मेरे को। चलो, बाकी ये मेन पॉइंट स्टडी है। मेन पॉइंट टेक का भी हमारा चैनल है, बेसिकली मैं उस पर मतलब वो उस पर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों को पैसे वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस पर यही बताता हूँ कि फ़ोन से एनिमेशन वीडियो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो।
मैंने 1 घंटे से ज़ोमैटो में 9,000 रुपए अर्न किए, वो कैसे करा, है ना? डिलीवरी वगैरह नहीं, बट कुछ एक कॉन्सेप्ट बता रखा है इसमें, तो इसको देखना वीडियो, सारी देखना। वेबसाइट कैसे बना सकते हो, जो मैंने वेबसाइट है ना, ये मैंने खुद बनाई है, किसी की हेल्प से नहीं बनाई। और मेरे को, मैं आपको बता दूँ, कोडिंग का सी भी नहीं पता मेरे को। मेरे को कुछ टाइम पहले ही पता चला कि पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो ड्रैग एंड ड्रॉप से बना रखी है वेबसाइट, कैसे बनाई है मैंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है? वेबसाइट कैसे बना सकते हो आप, मतलब मेरे कहने का मतलब है। और बहुत सारे बच्चों ने इससे अर्न भी किया है, ठीक है? कुछ बच्चों ने $100 कमाए हैं, 150 कमाए, बड़ा अच्छा लगता है यार जब कोई बच्चा मैसेज करता है ना कि सर बता दो अब, है ना, अपना अकाउंट कैसे अटैच करना है, मेरे $100 हो गए, तो बहुत बढ़िया लगता है। और बाकी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, भरत कुमार खोरवाल नाम से, यहाँ दिख भी जाएगा आपको, तो अगर इस मन करे तो आप इसको भी सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। चलो जी, आगे आ जाते हैं। संरचना देख ली हमने तोरण द्वार की, ओ स्तूप की। अब आते हैं स्तूपों की खोज, ठीक है? इसमें आते हैं अमरावती और सांची की नियति। देखो, एक बार जब हम चैप्टर की शुरुआत करी थी, तभी हमने सांची के स्तूप की शुरुआत करी थी, और वहां पर मैंने अमरावती के स्तूप का भी आपको हिंट दिया था। सांची का स्तूप बचा रहा, बट अमरावती का स्तूप जो है वो नष्ट हो गया, ठीक है? और उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑल दो जब मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा ना, पता है ना आपको, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर होगा। अभी तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले अमरावती के स्तूप के, सांची के स्तूप के बारे में तो आपको पता है, अमरावती के स्तूप के बारे में देख लेते हैं। तो 1796 में ना एक राजा था, ठीक है? अमरावती पहले कहाँ पर पड़ता है मैं ये बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। उस गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा अमरावती का स्तूप पड़ता है, ठीक है? तो हुआ क्या कि 1796 में एक राजा था, वो मंदिर बनाना चाहता था, ठीक है? तो उसको है ना कुछ वो खुदाई वगैरह करवा रहा था, ठीक है? तो वहां पर है ना उसे अमरावती के स्तूप के कुछ अवशेष वगैरह मिले, ठीक है? तो उसने सोचा कि यार इसी पत्थर का उपयोग करके मंदिर वगैरह बना दूंगा। उसे ऐसा लगा था कि इस पहाड़ी के नीचे, वो जो स्तूप बना होता है, इस पहाड़ी के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा होगा। कुछ वर्षों बाद एक पर्सन आए, एक आप कह सकते हो कि जिसको हम वो कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं, है ना, पुरातत्वविद आए जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी, ठीक है? शायद आपने नाम सुना भी हो। एक अंग्रेज अधिकारी आया, वो वहीं से गुजर रहा था। हालाँकि उन्होंने मतलब मूर्तियाँ वगैरह उसने देखी वहाँ पर, उस पे उन्होंने विस्तृत चित्रांकन भी किया, पिक्चर वगैरह भी बनाई, बट वो कभी भी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। मतलब आप देख सकते हो कि अमरावती के स्तूप को लेकर सबसे पहले तो राजा ने खुदाई वगैरह करवाई, है ना, पत्थरों वगैरह का यूज़ किया उसका। ऊपर से फिर जो कॉलिन मैकेंजी है वो आया, उसने चित्रांकन किया, बट वो रिपोर्ट कभी छपी नहीं। अब इसका क्या मतलब है रिपोर्ट छपी नहीं? इसका मतलब है कि लोग कभी अमरावती के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाए, है ना? जिसकी वजह से अमरावती का बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। अब उसके बाद देखो 1854 में क्या हुआ, गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के जो कमिश्नर थे, गुंटूर आपको पता है ना, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर थे, वो अमरावती की यात्रा की उन्होंने। उन्होंने कई मूर्तियाँ और पत्थर वगैरह को वहाँ से जमा किया और उसको मद्रास ले गए, ठीक है? और इन्हें उनके नाम पर अ, एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है, उस अधिकारी का नाम था, ठीक है? तो उसी के नाम से मद्रास में एक क्या कहते हैं उसको, वहाँ पर ले गए, ठीक है? मद्रास के अंदर ले गए, वहाँ पर कि इनकी जांच वगैरह करवाएंगे। एलियट संगमरमर मतलब एलियट नाम था उनका, तो एलियट जो है वो सारी की सारी चीज़ें लेकर चले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की भी खोज, मतलब को भी खोज निकाला, और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्ध की सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। बाद में फिर उन्होंने खोज वगैरह करी। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर ले जा रहे थे। कुछ पत्थर कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास के इंडिया ऑफिस पहुंचे, कुछ पत्थर लंदन जा पहुंचे। कई अंग्रेज अधिकारियों ने बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। विस्तृत इस इलाके में हर नया अधिकारी यही कहकर मूर्तियां उठा लेता था कि हमारे से पहले वाले अधिकारी ने भी यही किया था। इसका मतलब यह है कि अमरावती के स्तूप का बहुत सर्वनाश हुआ। कोई भी जो, पहली बात तो उसकी बहुत सारी मूर्तियां वगैरह और जो उसकी कला वगैरह थी, है ना, उसको अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, कुछ को लंदन, कुछ को मद्रास, कुछ को, है ना, कोलकाता वगैरह ले जाया गया, ठीक है? और उसी के साथ-साथ बहुत सारे अधिकारी मूर्ति वगैरह ले जाते थे, और उनको जब रोका जाता था बोलते थे हमारे से पहले वाले अधिकारी ने भी यही किया। इसी चीज़ के चलते एक पर्सन थे जिनका नाम था एच कॉल। वो कुछ ऐसे अधिकारियों में से थे, मतलब उनका कहना था कि यार देश में है ना जो कलाकृति है ना उसको लूटना बंद कर देना चाहिए, मतलब लूट के नहीं ले जाना चाहिए कहीं भी और, ठीक है? ये जो उठा लेते हैं अधिकारी और अपने घरों में ले जाते हैं, ये इनके बाप की थोड़ी ना है। मतलब भावनाएँ निकल गई मेरी, मतलब, है ना? तो
उनकी थोड़ी ना है, वो लेके कैसे जा सकते हैं। उनका कहना था कि अगर आपको संग्रहालयों में कोई चीज़ मूर्ति वगैरह लगानी भी है तो प्लास्टर की कॉपी लगाओ, रियल मत लगाओ। जैसे आपको याद है ना अमरावती के अपना सांची के स्तूप के साथ हुआ था। उन्होंने कोशिश भी की थी कि अमरावती के स्तूप की भी जो चीज़ें हैं वो लेके ना जाई जाए, वहीं पर रखी जाए और उसकी जगह प्लास्टर की कॉपी ले जाई जाए, है ना? बनाकर प्लास्टर की कॉपी ले जाए, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अ, अमरावती के साथ तो नहीं हुआ, बट हाँ सांची में आप कह सकते हो कि मान लिया। सांची में आपको पता है ना वो रानी ने बनवा लिया था और फिर वो लेकर गए थे प्लास्टर की कॉपी, यूरोपीय और फ्रांसीसी। ठीक है। अब है ना इसका जो एक परफेक्ट आंसर है, क्वेश्चन आंसर देखो, आप टॉपिक तो समझ गए। आप आपसे पूछा जाएगा कि जी अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया जबकि सांची का बचा रहा। पहला रीजन तो यही है, अमरावती का पहले ढूंढा गया था तो लोगों को इतना पता नहीं था। दूसरी बात है कि जो कॉलन मैकेंजी है उन्होंने रिपोर्ट वगैरह भी छापी थी, बट वो कभी छपी नहीं। रिपोर्ट वगैरह बनाई थी बट वो कभी छपी नहीं, तो लोग महत्व कभी समझ नहीं पाए अमरावती के स्तूप का। ठीक है। और जो अधिकारी होते थे वो चीज़ें ले जाया करते थे और खोज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर ले जाई गई, है ना। अब मैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आंसर है बहुत बढ़िया तरीके से लिखूंगा। अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो 5 में से 5 मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना। अब बात करते हैं मूर्ति कला की। तो है ना हमें जो भी स्तूप वगैरह मिले उसमें बहुत सारी मूर्ति वगैरह भी मिली है, जिसमें से एक मूर्ति ये है। अब ये मूर्ति क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये विशांतर जातक, जातक मतलब कहानियां, विशांतर की कहानियों से ली गई है। और ये दिख रहा होगा कि हमें यार ये तो बहुत सारी गाँव का चित्रण है, बट एक्चुअल में एक राजा की कहानी है जो क्या करता है कि एक ब्राह्मण को अपनी सारी संपत्ति छोड़ दे देता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने चला जाता है। ठीक है। और ये बेसिकली इस चीज़ का उदाहरण देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी ना, वो उसकी जो इतिहासकार है वो उसको ना मूर्तियों को सिर्फ मूर्ति की तरह नहीं देखते थे। वो उसको ना जो लिखित साक्ष्य होते थे ना, यानी जो बुक्स वगैरह जैसे जातक कहानियां होती थी उससे कंपेयर करके देखते थे कि हाँ यार क्या इस कहानी का इस मूर्ति से कोई लेना देना है या नहीं है। तो ऐसे सिर्फ मूर्ति को सिर्फ मूर्ति की, जैसे हम कोई मूर्ति देखते हैं तो हम इसको मूर्ति को सिर्फ मूर्ति की तरह देखते हैं कि यार ये मूर्ति है ना। बट जो हमारे इतिहासकार है वो मूर्ति को कंपेयर करने की देखते हैं कि यार ये मूर्ति जो है क्या किसी स्टोरी से रिलेटेड है या नहीं है, वो इस तरीके से देखते थे। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। विशांतर जातक से ली गई थी ये कहानी और राजा की थी जो ब्राह्मण को आपका सब कुछ सौंप गया था। चलो, उसके बाद है उपासना के प्रतीक। मैं आपको बता दूं कि ना बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है ना 3 बहुत महत्वपूर्ण एक वो माने जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, चिन्ह माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। सबसे पहले तो ये बौद्धि ट्री, ये तो आपको कंफर्म है, पता ही होगा, ये पूजा का प्रतीक है। ठीक है। आप देखो लोग है ना चारों ओर यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हैं बौद्धि ट्री की। ठीक है। तो ये बेसिकली इसी का चित्रण है कि लोग जो है वो बौद्धि ट्री के आसपास जो है वो प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं, बौद्धि वृक्ष की पूजा वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ये गौतम बुद्धा का प्रतीक माना जाता था। ठीक है। दूसरी पिक्चर देखोगे तो ये स्तूप दिखाया गया है ना, और लोग स्तूप के आसपास है। स्तूप के बारे में मैंने आपको ना ये बात बताई थी ना, पता ही होगा आपको कि स्तूप जो है वो वहां पर क्या होता था, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, गौतम बुद्धा से जुड़ी हुई या गौतम बुद्धा के शरीर का जो अंश है वो अ, गाड़ा जाता था जमीन में, उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते थे। तो बेसिकली ये जो हमारे स्तूप है ना, ये क्या महापरिनिब्बान का प्रतीक है। अब सर आप बोलोगे महापरिनिब्बान क्या होता है? महापरिनिब्बान का याद है? निब्बान, मैंने आपसे पूछा था कि निब्बान कहाँ हुआ था, है ना, कुशीनगर, याद है? तो निब्बान हमारे गौतम बुद्धा ने कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ना उनको अलग अलग जगहों पे ले जाया गया, अशोका द्वारा भी ले जाया गया था। फिर उन्होंने ज़मीन के अंदर गाड़ा और फिर वहाँ पर स्तूप वगैरह बनाए, है ना। तो वो जो स्तूप वगैरह है वो किसकी याद दिलाते हैं? जो हमारे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों की याद दिलाते हैं, है ना। उनके आखिरी क्षण की याद दिलाते हैं। तो वो ये महापरिनिब्बान का प्रतीक है, मृत्यु का एक तरह से आप कह सकते हो प्रतीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, नेक्स्ट है ये चक्र। ये चक्र किस चीज का, ये चक्र पहले तो क्या कहते हैं इस चक्र, इस चक्र को कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। अब ये किस चीज का प्रतीक है? आपको याद है मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हमारे गौतम बुद्धा ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो हमारे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और उसी चीज को दिखाने के लिए ये प्रतीक बनाया गया है जो कि धम्म चक्र परिवर्तन को दिखाया जाता है। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो यही बात लिखी हुई है बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार, वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो कौन सा पेड़ था? बौद्धि ट्री। और माना जाता है वो पेड़ आज भी है। ठीक है। और बैरिकेटिंग वगैरह करी गई है उसकी, बट मैं गया नहीं हूँ कभी, बट जाऊंगा किस दिन। ठीक है। और आपको भी दिखाऊंगा वो ब्लॉगिंग चैनल जो बोला है,
कर लेना उसको, उस पे डालेंगे हम कभी, अगर मैं कभी गया तो। वैसे अभी कभी जाना हुआ नहीं है अभी तक, बट अगर होगा तो मैं पक्का जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको, ठीक है? तो ये वही बता रखा है जो मैंने आपको बता ही दिया। ये वाली चित्र जो है वो बौद्ध के बारे में दिखाता है, ये वाला परिनिर्माण को, महापरिनिब्बाण को दिखाता है, और ये वाली जो है वो धम्मचक्र प्रवर्तन यानी गौतम बुद्ध से जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसका प्रतीक है, ठीक है? अब है लोक परंपराएं, कुछ कहानियां वगैरह के बारे में देखेंगे। अब है ना, देखो आप अगर देखोगे ना, गौतम बुद्धा की जीवनी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या कहो ब्रह्मचर्या वाली है, ठीक है? उन्होंने जब सब कुछ त्याग दिया था तो वो सारी इंटीमेसी और ये सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग हो गए थे। तो ना हुआ क्या कि जो हमारे पुरातत्वविद थे ना, इतिहासकार जो थे, वो एक चीज़ देख के बहुत शौक हो गए। शौक क्यों हो गए? उन्होंने देखा यार स्तूप जो है हमारा सांची का, उसके तोरण द्वार पे एक लेडी की फोटो है, ठीक है? और वो कंफ्यूज हो गए, यार ये हमारे गौतम बुद्धा जी तो यार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, ये लेडी की तस्वीर क्या कर रही है हमारे तोरण द्वार पे? वो कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। बट बाद में उन्होंने जब थोड़ी रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि ये जो मूर्ति है ये शाल भंजिका की है। और ये शाल भंजिका किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है जी अच्छी चीजों का। ये प्रतीक है जी, आप कह सकते हो कि अच्छाई का, ठीक है? शुभ चीजों का। जैसे मैं आपको बता दूं, क्या माना जाता है कहानियों के अनुसार, लोक कथाओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, जो हमारी शाल भंजिका है, जिन भी चीज पर, जिस भी, जैसे वृक्ष पर अगर वो हाथ रख दे तो वृक्ष पे फूल खिल जाते थे, है ना, वृक्ष पे फल आ जाते थे, तो एक तरह से शुभ प्रतीक माना जाता था हमारी शाल भंजिका को, इसीलिए उनको तोरण द्वार पे लगाया गया था, ठीक है जी? आप कभी नोटिस करना कि हमें ना घर के बाहर ऐसे स्वास्तिका बनाते हैं, शुभ चीज का प्रतीक है ये। तो वैसे ही आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी जो है वो शाल भंजिका जी की मूर्ति लगाई गई है, तो ये भी आप कह सकते हो शुभ दिखाता है। यस और नो, क्लियर हो गया? चलो जी। जैसे घर के बाद बहुत सारी मूर्तियां लगाते हैं, है ना? जैसे कुछ कोई हनुमान जी की लगाता है, कुछ काली माता की लगाता है ना, बहुत सारी मूर्ति वगैरह लगाते हैं हम, है ना? कि मतलब बुरी चीजें दूर रहे, है ना, और अच्छी चीजें घर में आए, ये सारी की सारी चीजें हैं, है ना? चलो, ओके जी। अब वैसे ये पता नहीं, बता देता हूँ मैं आपको ये बात, मैं अगर मैंने नहीं बताई तो फिर मैं बीच बीच में रुकता रहूंगा। जैसे कि ये बताया था मेरे को कि दिवाली के दिन है ना, घर में लाइट वगैरह इसलिए लगाई जाती है क्योंकि लक्ष्मी माता माना जाता है कि वो आपके घर में आएंगी, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए, आपके घर में प्रवेश करने के लिए लाइट वगैरह लगाई जाती है ना? तो वो भी एक तरह का शुभ चीज़ों का प्रतीक है कि वो हमारे घर के अंदर आए और बरकत बनी रहे हमारे घर में, तो ऐसा ही, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो जी। तो यही बात पूरी की पूरी हमारी शाल पंजिका के ऊपर लिखी हुई है। इनका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है? कि बहुत सारी ऐसी मूर्ति है, जो ऐसी मूर्तियाँ जो है वो लगाई गई है तोरण द्वार पे, हमें मिली है, जो कहीं ना कहीं जो है वो बौद्ध धर्म की परंपराओं से अलग है। क्या ये बात सही है गलत है? तो ये गलत है। इसमें एग्जाम्पल हमें शाल पंजिका का ही देना है, ठीक है? और सिर्फ हमें शाल पंजिका की नहीं, और भी बहुत सारी मूर्तियां मिली है जानवरों की, ठीक है? जैसे बंदर की, घोड़े की, हाथी की, है ना, गाय वगैरह की। जैसे ये देखो हमारे हाथी की मूर्ति वगैरह मिली है, ठीक है? और उन्हें मतलब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया था, मतलब स्तूप में आकर्षित करने के लिए ऐसे जानवरों की पिक्चर बनाई गई थी, और जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है? मतलब बेसिकली ये दिखाया गया था कि जो हाथी है वो ज्ञान का प्रतीक है और शक्ति का प्रतीक है। आपको शक्तिशाली बनना है मन से, और मन से भी और बॉडी से भी, हेल्दी खाना है, और साथ में आपको ज्ञान की प्राप्ति भी करनी है। तो ये ऐसे दिखाया जाता था, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट आते हैं हम। ये एक और हमें मूर्ति मिली है, ये वाली मूर्ति आप देखो, एक लेडी है, ठीक है? और उसके आसपास हाथी जो है उनकी क्या कर रहे हैं, पानी जो है उन पे छिड़क रहे हैं, जिसको कहते हैं अभिषेक करना, अभिषेक कर रहे हैं उनका जल से। तो ये किस चीज का प्रतीक है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये माना जाता है कि गज लक्ष्मी है, जिनको गज जो है वो अभिषेक कर रहे हैं उनका, ठीक है? तो यही बात लिखी हुई है कि बिल्कुल कमल के फूल पे बैठी हुई है, पहले खड़ी हुई है, दिखा रखा है। इन प्रतीकों में से एक जो है वो कमल, कमल दल और हाथी के बीच में महिलाओं की मूर्ति प्रमुख है, जो ये वहां पर दिखा रखी है। हाथी जो है उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं उनका, ठीक है? और ये इनको है ना गज लक्ष्मी तो बोला जाता है, और कुछ लोग है ना इनको हमारे गौतम बुद्धा की मासी, या मैं कहूँ माँ, माँ जैसी ही थी वो, उनकी पाला था उन्होंने, है ना? चलो, तो
हमारे प्रजापति गौतमी जी यानी जो हमारी महामाया है ना, उनका दिखाया जाता है, ठीक है, इसे जोड़ा जाता है। तो दूसरे, नहीं नहीं, प्रजापति गौतमी जो थी वो उनकी मासी थी, है ना, महामाया थी उनकी माता जी का नाम, तो ये महामाया का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ठीक है, मासी का नहीं माना जाता, महामाया का माना जाता है ना, माँ का नाम महामाया था ना। चलो, तो और कुछ लोग इनको गज लक्ष्मी की तरह भी देखते हैं। ठीक है, गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हो, मतलब माया भी मानते हो, महामाया भी मानते हो हमारी, और हमारी गजलक्ष्मी भी मानते हो। ठीक है, और है ना, सर्पों की भी मिली है, यानी सांप वगैरह की भी मिली है। ठीक है, यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक होता है जिनका ग्रंथों से, अच्छा, एक और बात, मतलब हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने एक बात नोटिस करी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मिलती है जिनका ना बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे कि सर्पों का, सर्प का डिस्क्रिप्शन एज सच हमें कुछ जातक कथाओं में या बुक्स वगैरह में नहीं, जैसे शाल भंजिका का तो मिलता है ना, बट इनका नहीं मिलता, सर्पों को वगैरह का, सांप का डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं दे रखा। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं के लिए लिया गया प्रतीक होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लेखन वाले आधुनिक इतिहासकार में से एक शुरुआती इतिहासकार जिसका नाम था जेम्स फर्गुसन, फर्गुसन ने सांची के वृक्ष व सर्प पूजा को केंद्र माना था। उनका मानना था कि सांची के अंदर है ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वृक्ष और एक सर्प यानी सांप। वह बौद्ध साहित्य के अनभिज्ञ थे, मतलब उनको बौद्ध साहित्य के बारे में इतना जानकारी नहीं थी। तब तक ज़्यादा बौद्धिक ग्रंथों का अनुवाद भी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाल लिए। मतलब उन्होंने कहा कि देखो, ये सांपों की मूर्ति ज़्यादा है, जानवरों की मूर्ति ज़्यादा है, और हमारे वृक्षों की मूर्ति ज़्यादा है, तो यानी जो बौद्ध धर्म है वो दो चीज़ों पर ही, एक तरह से आप कह सकते हो सांची का स्तूप में दो दो ही चीज़ें केंद्र है, एक तो है वृक्ष और एक है सांप, क्योंकि इनकी ज़्यादा मूर्तियाँ मिली थी। और वो कंफ्यूज इसलिए हो गए, वो उन्होंने ज़्यादा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उस टाइम में ना बौद्ध ग्रंथ से जुड़े हुए जो भी अभिलेख थे, जो भी ग्रंथ वगैरह थे, उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया था, तो इसलिए जो मन में आया उन्होंने बोल दिया, है ना। चलो, आई होप ये क्लियर हो गया हो। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर एमसीक्यू अपलोड होंगे इसके, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जैसे मैंने बताया, वेबसाइट वगैरह है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको नोट्स वगैरह। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।